जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। अभी तक हम मैट्रिसेस की कुछ क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ थ्योरी की है। ठीक है, हम कल बात कर भी रहे थे पिछली क्लास में कि भाई अभी छोटे छोटे फुलझड़ियाँ जला लेते हैं। ठीक है, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होएगी असली दिवाली मनाएंगे, है ना। चलो, अब बात आती है हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्टली हमने पिछली क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट वाली वो पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? हाँ, हमने पढ़ा था कि भाई मैट्रिसेस वाली निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंटरी मैट्रिसेस पढ़ी थी हमने। ठीक है, चलो चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने एक तो पढ़ी थी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था ऑफ इंडेक्स n। ठीक है, वहां ये था कि a टू द पावर n इक्वल टू 0। कौन सी a एक मैट्रिक्स है, उसकी कौन सी पावर 0 बन रही है, वो उसका इंडेक्स बन जाता था। और अगर 0 बन रही है तो वो मैट्रिक्स जो थी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाती थी। ठीक है, आफ्टर दैट हमने एक पढ़ा आइडेम्पोटेंट और एक हमने पढ़ा इनवॉलेंट्री। इसमें हमने बताया भी था और मैंने बताया भी था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, क्योंकि आइडेंट है तो आइडेंटिटी नहीं होगी। आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। ये तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये तो हो गया कल वाली बात या पिछली क्लास वाली बात। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं? जब भी ए टू द पावर ट्रांसपोज, कल हमने ट्रांसपोज, ट्रेस, इन सब की प्रॉपर्टीज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी मैं कल बोल रही हूँ दैट मीन्स आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। क्या की हमने कि भैया हमने ट्रेस पढ़ लिया है, ट्रांसपोज पढ़ लिया है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम में चेंज होते हैं, कॉलम्स रोज में चेंज होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स की अगर मैं ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो माय आंसर विल बी आइडेंटिटी। समझ आया? यही बात है। और चाहे मैं ये कर लूं या फिर मैं उल्टा भी कर लूं, अगर ऐसा आ रही है, बस ना कुछ टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस हैं जिनके साथ हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी होगा। अब देखो एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। ये देखो डिटर्मिनेंट है, कल हमने पढ़ा था हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट तो सेम ही होता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइडेंटिटी है क्या बेसिकली? ये है ना, मैं 4x4 की आइडेंटिटी बना रही हूँ सॉरी, ये है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। हमेशा आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू एन ट्रेस। 1 2 3 4 जितना भी यहाँ एन क्रॉस एन की होगी, तो आइडेंटिटी का ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू एन एंड डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली ए का डिटर्मिनेंट अब क्या क्या आ सकता है? प्लस माइनस 1, कि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहली दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, एंड सेकेंड वन इज कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी ए मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो रहा है देन इट इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, कल हमने बात की थी सिमेट्रिक्स की, उसके सिमेट्रिक। आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी कि हर एक मैट्रिक्स को, हाँ, हर एक मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, याद है? सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। फिर मैंने ये बताया था कि ये वाली जो है वो सिमेट्रिक है और ये वाली जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हाउ डू वी इवन डिफाइन दीज मैट्रिसेस? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर ए और ए का ट्रांसपोज बिल्कुल इक्वल आ जाए। जैसे ए मुझे यहाँ दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा? 2 और 6। हमने कल ही बात की थी, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमेशा सेम रहते हैं। ये जो होते हैं ये यहाँ पे वहां पे अब चेंज हो जाएंगे। ये वाला 4 जो था वो यहाँ आ गया, ये वाला 4 जो था वो यहाँ आ गया, बट स्टिल द मैट्रिक्स इज सेम। तो जब भी A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया होगा, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड वेन एवर A is equals to minus of A transpose, that matrix is called as skew symmetric matrix. समझ आया? यानी whenever A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन।
ठीक है, अगर यहाँ मैं बात कर लूँ ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये पेन कभी कभी दिक्कत कर देता है हमको, यहाँ ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 4, या ऐसा कर लो ना, यहाँ माइनस का साइन ले लो, ठीक है। तो अब देखो जब ये आएगा तो ये वाला यहाँ आ गया और ये तो इक्वल तो नहीं है ना, तो इसको करने के लिए ये आ गया, इसको करने के लिए क्या लिया मैंने, पूरा का पूरा माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। जब मैं पूरा का पूरा माइनस का साइन लूंगी तो साइन सारा चेंज हो जाएंगे, यानी बेसिक सी बात इतनी है कि अगर ये आपको अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे आगे, ये अच्छा सा एग्जांपल बला नहीं क्योंकि ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। चलो जो भी है, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है देन इट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस हैं। अभी ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस ही चल रही हैं, ये देखो आपने किया था ये पिछली बार, है ना, ये चीज हमने बोली थी कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बट उसने अभी यहाँ पूछ लिया ए प्लस ए की ट्रांसपोज लिखो और ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखो, सीधी बात। या बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। अब इन दोनों को ऐड करना आपको बहुत अच्छे से भली भांति आता है, ठीक है। दिस इज डन, दिस इज जस्ट रीकैप, ये तो क्वेश्चन भी नहीं है जो आपको करना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो माइनस ए क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ ए, सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसपोज करोगे तो -1 का ट्रांसपोज तो वैसे भी 1 होगा, ए का ट्रांसपोज उसने ए दिया हुआ है तो ये वापस से माइनस ए आ गया, यानी माइनस ए भी क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। समझ आया आप क्या, ये कहने का तात्पर्य इन सब में ये है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये सारे के सारे दे आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इसका सिमेट्रिक निकाल रहे हैं तो इसका होल ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये भी है ये भी है, डन, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यही चीजें हैं कि भैया माइनस ए के इंटू ए, अब एक बात सोचो, के किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो भी रहा है तो के इसमें तो कोई फर्क थोड़ी ना लेकर आएगा, के तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ट्रांसपोज होने के बाद इसने यही होना है, इसने यहाँ आना है, इसने यहाँ आना है, के तो कोई फर्क डालेगा नहीं, तो वो भी सिमेट्रिक हो गई। ए टू द पावर एन, ए इंटू ए स्क्वायर क्यूब 4 जो भी हो रहे हैं मैं उनको वो कर दूंगी उनका। अभी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो मैंने ए 1 2 3 4 लिया, दोबारा से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ मैं विद दी ऑल दी स्टेप्स, ओके। Now when we multiply, when we find the value of a square, first we go by rows, column, 1 into 1 1 plus 3 into 2 6, 3 into 1 3 plus 4 into 3 12, 1 into 2 2 plus 4 into 2 8, 3 into 2 6 plus 4 into 4 16, ये आ गया मेरे पास a square, okay, this is the value of 7 10 15, okay। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जो आएगा वो मैं ये बोल रही हूँ कि ए एन का जो फाइनल ट्रांसपोज आएगा वो वापस ए के इक्वली आ जाएगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो, बट यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेती हूँ तो ए टू द पावर एन भी चाहे इन्फिनिटी तक चले जाओ, दैट विल ऑल्सो बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो पंगा है, ये जो दिख रहा है आपको, याद रख लो, अभी इसको समझेंगे कि व्हाट इज ए इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में एडजॉइंट का आता है, कोफैक्टर आता है, माइनस आते हैं, वो अब हम सभी बात करेंगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए, अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है उसने, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, ए तो ये पूरा है मेरे पास, तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, याद करो, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल रॉ हमने किया था तो ये बन गया ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी ये आ गया इसके इक्वल, सेम ही तो है। तो जैसे ये भी सिमेट्रिक आ गया, ये भी सिमेट्रिक आ गया, दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन ले लो, माइनस ए ले लो, स्केलर का मल्टीप्लाई के ए ले लो, इनवर्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो ए इंटू ए ट्रांसपोज कुछ भी ले लो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, दोज विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को अब दिक्कत दे, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि x अगर -1 है तो मैं इसकी पावर 2 कर दूंगी तो ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा,
वही चीज यहाँ आ रही है। क्या चीज यहाँ आ रही है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, अगर मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी तो भैया ये भी तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए टू द पावर 2n तो हो गई सिमेट्रिक और 2n + 1 हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपका मन करे तो आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व करिए इसको, नो इश्यूज, बट आपका काम इतना बढ़ना नहीं चाहिए। ये प्रूव कैसे कर रहे हैं, देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है ना, उसने मुझे ए टू द पावर 2n की बात की है, मैं अगर ए टू द पावर 2n की बात कर रही हूँ यहाँ पे, यही तो हो रहा है, और 2 से ए पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। और अगर मैंने ए टू द पावर 2n + 1 किया होता तो ये जो +1 वाली चीज है ना, ये यहाँ आ जाती है, और ये ट्रांसपोज करने पे ये मुझे माइनस का साइन दे देती है, इसलिए स्टिल अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। ये बातें समझ आ रही हैं? कुछ भी ऐसा हाई लेवल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग बेस से ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो हमारे पास सिमेट्रिक हमें पता है, चल गया, हमें ये पता चला कि भैया अगर ए सिमेट्रिक है तो ए टू द पावर n कर लो, के ए कर लो, या फिर कुछ भी पावर कर लो, वो सारे सिमेट्रिक आएंगे। बट हमें पता चला स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का साइन आ जाता है, माइनस पे साइन अगर इवन की पावर बन जाती है तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, ऑड बन जाएगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। के इंटू ए, बेटा के वही बात आ गई, के तो एक स्केलर है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इनकी वैल्यूज पे थोड़ी ना डिफाइन कर वो करेगा, माइनस साइन पे तो वैसे भी कुछ नहीं करेगा, तो वो वापस से स्क्यू सिमेट्रिक ही आ जाएगी। बी ट्रांसपोज ए बी ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी ट्रांसपोज ए बी को, क्योंकि ए ट्रांसपोज, अब बेसिकली इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है क्योंकि ए इसने स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। मैं बोल रही हूँ बी ट्रांसपोज ए बी, इसका होल ट्रांसपोज लेना होगा मुझे। अब ए बी सी का होल ट्रांसपोज कल ही पढ़ा था हमने, रिवर्सल रो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वापस से ये आ गया बी, यही चीज तो थी, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए, माइनस का साइन आ गया, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ऐसे प्रूफ करना है। अब ये हर बार वो मैट्रिक्स वाला एग्जांपल लेके मत प्रूफ करने लग जाना, मेहनत इतनी नहीं करनी है, मेहनत उतनी ही करनी है जितनी पता हो कि काम आनी है। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अब ये सारी आप प्रूफ करेंगे खुद से, एग्जाम्पल लेके नहीं प्रूफ करेंगे। आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ए और बी दो सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, मैं बता रही हूँ ये वाली, ये दोनों आप कर लेंगे। ए बी प्लस बी ए का मैं जब होल ट्रांसपोज देख रही हूँ तो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और इसमें हमने रिवर्सल लॉ पढ़ा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी, ए ट्रांसपोज की ए प्लस ए बी। अब देखो ए बी बी ए, ये दोनों क्या आ गए, दिस मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? यानी अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। अब हम प्रूव करने वाले हैं उसके नीचे वाला, कि उसने नीचे वाले में क्या पूछा, यहाँ माइनस आ गया, सॉरी यहाँ तो प्लस ही है ना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ए बी माइनस बी ए की, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वाला जो हमने किया कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो, देन हमारे पास उसका है रिवर्सल लॉ जो हमने कल किया है पिछली क्लास में। अब देखो ये क्या आया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये आ गया बी ए माइनस ए बी। अब अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन लेती हूं तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए, यही चीज ए था मेरे पास, बट यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। Do you get the reason why this is symmetric and why this is skew symmetric? We just have to put these values in the equation. Now for symmetric matrix we want, for symmetric or skew symmetric matrix we only want that A transpose equal to A for symmetric and A transpose is equal to minus of A of if skew symmetric, right? Now if we have to prove that AB minus BA is symmetric or skew symmetric, then first thing which we will do is we'll take the transpose of the matrix. This basically is a matrix AB minus BA. We'll take its transpose. When we'll take a transpose, we have already defined in our previous classes that it will be get distributed, right, in addition and subtraction.
So AB whole transpose minus BA whole transpose. Then in previous class also we learned that we have a reversal law called, right? Law called as reversal law, in which AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. Now as we know B transpose is equal to B and A transpose is equal to A, because it is given that A and B are two symmetric matrices. So hence we find out BA minus AB. Now when we take the sign of negative common or outside, we found that we get the initial matrix AB minus BA, but negative sign, which means that this matrix is a skew symmetric matrix because A transpose is equals to minus of A. Okay, समझ आया है? Now मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया है. AB is a symmetric matrix when AB is equals to BA. देखो AB को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है ना, यानी AB का ट्रांसपोज लेना है. AB का ट्रांसपोज क्या होगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज क्या होगा? BA. इसको इसके इक्वल होने के लिए AB को BA के इक्वल होना पड़ेगा. A transpose is equal to A, right? A transpose is equal to A, which means this A whole and this A should be equal, which means AB equal to B. That is, if AB has to be a symmetric matrix, then AB should be equal to BA, right? Now you know about this identity A plus B whole square. जब आप बच्चे थे तो आप ये कर रहे थे, बच्चे तो नहीं थे मतलब, अभी भी आप बच्चे ही हैं. ये देखिए, we have this identity, right? A square plus B square plus 2AB. Okay, now see, these are purely numbers A and B. Okay, but here these are matrices. Now what we will do? A square plus B square plus 2AB. Or the other method is A plus B multiplied by A plus B, that is A square plus AB plus BA प्लस बी स्क्वायर. इज इट राइट और इज इट राइट? कौन सा वाला सही है इसमें से? देखो, सरासर गलत. मेरा रेड कलर का है, सरासर गलत. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. और मेरा सुंदर वाला कलर का है. विच वन इज सुंदर कलर? चलो पिंक ले लेते हैं. पिंक ले, ऑरेंजिश ले लेते हैं. ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सही आइडेंटिटी है. नाउ व्हाट इज द रीजन कि ये सही है? ये रीजन ये है कि सी, I cannot say that AB is equals to BA. Commutative matrix multiplication is not commutative. अगर AB equal to BA है, then only we can say this is the answer. But if AB is not equal to BA, then first we have to find A dot B and second we have to find B dot A and then put the values and find the solution of A plus B whole square. सिमिलरली फॉर द केस, यानी आप जब भी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल रहे हो ना, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो कि जैसे आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है. आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना होगा उनको, मैट्रिसेस को. इज इट क्लियर? A and B are two skew symmetric matrices. सेम फॉर्मूला, सेम थिंग, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम जैसा अभी पीछे हम करके आए. ये दोनों अगेन आप करेंगे, आपको मेथड समझ आ चुका है अब कि करना कैसे है. दिस अगेन आई विल टेल. AB माइनस BA, ठीक है, उसने बोला है A is skew symmetric and B is also skew symmetric matrix. Okay, right. Now when I, अब मुझे निकालना तो यही है ना कि skew symmetric या symmetric है, तो when I found the transpose, it will get distributed first, अलग अलग हो जाएगा. ठीक है, from the reversal law, B transpose A transpose minus A transpose B transpose. skew symmetric है तो इसकी वैल्यू माइनस B, इसकी वैल्यू माइनस ए, इसकी वैल्यू माइनस ए, इसकी वैल्यू माइनस बी. ये क्या आ गया? बी ए माइनस ए बी. चाहिए क्या था? ये, यानी निकाला माइनस का साइन, फिर से कॉमन, ए बी माइनस बी ए. ये और ये क्या आ गए? यानी दिस वाली मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ फाइंड दिस वैल्यू. यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा प्लस. यही तो चाहिए था, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है. यानी ये आ गई सिमेट्रिक. अगर तुम पैटर्न बनाना जानते हो ना, तो पिछले और इसमें सेम पैटर्न है. देख रहे हो? देखो, यहां ये आई थी, सिमेट्रिक थी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई थी. ठीक है, वहां ज्यादा पीछे चले गए.
ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई थी, यहाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, यहाँ ये सिमेट्रिक आ गई, उठ पटांग बस ये ए बी प्लस बी ए वाले में ही हो रहा है। चलो, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात, जो जो चीजें दी होती है ना उनको लिख लो पहले तो, ठीक है। अब उसे देखो, सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसी कोई मैट्रिक्स है, यानी बेसिकली ये है n क्रॉस 1 की। तो वो बोल रहा है सी ट्रांसपोज ए सी 0 आएगी। कैसे आएगी ये बताओ। ए को मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, ए बी, ठीक है, ट्रांसपोज करूंगी तो ये वहां चला जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब अब हम क्या करेंगे, पहले तो सी ट्रांसपोज लो। सी ट्रांसपोज तो ये बन गया ए बी सी। ए क्या बन गया, इसको कुछ और लेना पड़ेगा ना, और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड द आंसर। पहले क्या करोगे, इसको हटा दो एक बार के लिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, and you will find that C transpose AC will be a zero matrix। अच्छा, एक चीज अब लिखा हुआ मिट गया होगा ना, देखो क्या था, ऐसे था ना, A B C P Q R S A B C। अब देखो ये क्या है मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2, इसको कम करना पड़ेगा। ये क्या है, 2 क्रॉस 1। ये क्या है, समझ रहे हो ना कम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो होनी चाहिए। यहाँ 2 है तो ये होना चाहिए 1 क्रॉस 2, राइट, यही हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बनेगी 1 क्रॉस 2 की। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, फाइनली 1 क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 क्रॉस 1 के साथ, तो मेरे पास बनेगी फाइनली 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी जो कि 0 होगी। ये चीज समझ आई, ये मत बोलना ये चीज समझ नहीं आई, बिकॉज ये चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से की है पिछली क्लास में, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि ये और ये तो सेम होने चाहिए, और जो फाइनल मैट्रिक्स आती है वो इस ऑर्डर की आती है, जो आगे m और या p जो भी आप उसको बोलो, m इंटू n, n इंटू p जो भी बोल रहे हो, तो m इंटू p की ऑर्डर की आएगी वो मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अब ना कुछ कुछ डेफिनेशंस होने वाली हैं, अब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, उसके बाद टेंशन लेने की या समझने की, कंसंट्रेशन के साथ समझने की पूरी क्लास में जरूरत है, ऐसा नहीं अब नहीं है। सुनो देखो, ए थीटा ट्रांसपोज ए इक्वल टू 1। सबसे पहली बात आता है कि ए थीटा क्या है, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी हो सकता था, चलो इसको हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये बेसिकली पता है क्या है, ए थीटा पता है क्या है, ए थीटा तब आता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। मुझे जब इसका थीटा निकालना होगा ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था 11th क्लास में, जो मेडिकल वाले हैं, और सॉरी जो नॉन मेडिकल वाले हैं, जो मेडिकल वाले हैं वो हम जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी वो चीजें। बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑपोजिट साइन ले लिया जाता है इनका। जैसे 1 + 2 है वो 1 - 2 आयोटा बन जाएगा, 3 - 2 आयोटा है 3 + 2 आयोटा बन जाएगा, 4 माइनस है प्लस बन जाएगा, 1 माइनस है 1 + 2 आयोटा बन जाएगा। ये होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब मैं थीटा बोलूं, वेनेवर। और अब इसका ट्रांसपोज करना होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। अब जब इसका ट्रांसपोज करूंगी तो ये आपको पता ही है, 3 + 2 आयोटा इधर आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा इधर आ जाएगा, 1 + 2 आयोटा इधर आ जाएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी एक थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए ना, सिर्फ तभी उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी दे दे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जब भी नंबर रियल होंगे यूनिटरी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, देखो अगर ये यहां नहीं होता, ठीक है, ये यहां पर नहीं होता तो सिंपल ये बन गया था ना,
इसका ट्रांसपोज ही तो लेना था, क्योंकि इसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ही नहीं। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है उसको नेगेटिव का साइन करना ही तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा नहीं। अगर इसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही नहीं बनेगा तो फाइनली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने पे यही आ जाएगा। जब उसका ट्रांसपोज लूंगी तो सिर्फ ट्रांसपोज चेंज होगा, यानी कि अगर मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलूं इन रियल नंबर्स या यूनिटरी मैट्रिक्स बोलूं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो बेसिकली अगर मैं यूनिटरी मैट्रिक्स बोलूं तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होती है, या फिर उल्टा बोलूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स फॉर रियल नंबर्स, मतलब उसका नाम डिफरेंट दे दिया, अदरवाइज द प्रॉपर्टीज आर सेम। हमने अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट क्या हो सकता था, +-1 हो सकता था, ये बात यहाँ पर भी ट्रू है। अब एक बात सोचो, अगर मैं डिटर्मिनेंट 1 बोल रही हूँ तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना, सीधी बात है। कोई मैट्रिक्स अगर यूनिटरी मैट्रिक्स हो रही है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 तो कभी नहीं हो सकता। और कल हमने बात की थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। सिंगुलर का मतलब होता है जब डिटर्मिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो उसको क्या होना होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना होगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, आई होप ये सारी डेफिनेशंस जो अभी चल रही हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अदर उसके बाद ही हम ये क्वेश्चंस आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। हर्मिशियन एंड नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स का ज़्यादा पंगा कुछ नहीं है। जब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है ना। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक या जब हम हर्मिशियन की बात करते हैं तो ए थीटा इक्वल टू ए होता है। जो चीज अभी हमने ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में पढ़ी कि यूनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए है ऑर्थोगोनल, जब रियल की बात आई तो वो ऑर्थोगोनल कर दिया। सेम चीज इज ट्रू फॉर हर्मिशियन एंड नॉन हर्मिशियन। समझ आया? हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए भी सेम ही बात है कि ए का ये जो थीटा है ये बेसिकली ये है ए का कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ऐसे बेसिकली ये है। ये इसको ये लिख सकते हो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पहले ट्रांसपोज ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, पहले कॉन्जुगेट ले लो, ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, यानी मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूं, आई एम टेकिंग एग्जांपल, ओके। ओके, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, पहले इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ये बन गया। अगर आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ आ गई, ठीक है। ये इधर आ गया 2 - 3 आयोटा, ये आ गया 2 + 3 आयोटा, और ये आ गया 1 + 3 आयोटा, ठीक है। ये आ गया इधर। अब उसके बाद क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी निकालना है, ठीक है। ये ट्रांसपोज निकाल लिया, अब निकालो इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये क्या बनेगा। अच्छा ऐसा करो, इधर ही कॉम्प्लेक्स रखो ही मत, अभी मत रखो, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है हमको, ठीक है। ये आ गया। जब मैं इनका कॉन्जुगेट करूंगी तो ये 1 1 1 बन गए। यहाँ क्या बन गया 2 + 3 आयोटा, यहाँ क्या बन गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हेंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता तो वो क्या बन जाती, नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाती, जिसको हम अगर रियल में होते हैं तो हम क्या बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट समझ आया बच्चों? बेसिक सी बात है ये कि भैया रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर में हर्मिशियन को बोल दिया जाता है सिमेट्रिक, रियल नंबर में स्क्यू हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन को बोल दिया जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। बात आती है ये दो प्रॉपर्टीज। एक बात सोचो, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला, ठीक है, अगर यहाँ 1 + 2 आयोटा 3 4 1 - 2 आयोटा होता तो जब मैं कॉन्जुगेट लेती तो ये चेंज हो जाते ना। बट सिमेट्रिक या हर्मिशियन के लिए डायगोनल एलिमेंट्स तो कभी चेंज हो नहीं सकते। तो अब भी हमने प्रूव किया पिछले एग्जांपल में कि भैया इन एग्जांपल को, इन डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा रियल होना होगा फॉर द मैट्रिक्स टू बी हर्मिशियन। की अगर कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स उसने दी है तो उसके सारे डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल होंगे। और उसी बात हमें बात करें स्क्यू हर्मिशियन में, तो जो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि माइनस का साइन तो बेटा आना ही आना है, ठीक है,
माइनस का साइन तब आएगा जब आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे, तो उसको आने के लिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, या तो वो जीरो होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए, उसमें रियल का पार्ट आना ही नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें प्रॉपर्टी थी हमारी जो ये स्क्वायर हर्मिशियन की है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक आएंगे, पहले आएगा एडजॉइंट, फिर आएगा इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज एडजॉइंट? इनवर्स निकाला जाता है एडजॉइंट से ही, पर एडजॉइंट क्या होता है? पहली बात तो आ जाओ डेफिनेशन पे, देखो क्या बोल रहा है वो। द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। मैंने ले लिया, मैं ना प्रॉपर एग्जांपल से बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। अब देखो क्या है, सबसे पहले ना कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स में क्या क्या कोफैक्टर्स आएंगे? C11 C12 यही आएंगे ना, 11 C12 C21 C22 ऐसे अभी निकालते हैं। ठीक है, छोटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2x2 की बना ली मैंने। ठीक है, अब देखो बात क्या हो रही है। जब आप ये करोगे, जब आप C11 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसको छोड़ दिया, जैसे हम डिटर्मिनेंट के काम करते हैं, इसको छोड़ दिया और ये एलिमेंट बचा, तो C11 इज 5। अभी हम 2x2 में कर रहे हैं, वो बहुत इजी है। जैसे ही हम 3x3 में आ जाएंगे, थोड़ी सी टिपिकलिटी आ जाएगी उसमें। ठीक है, अब देखो रही बात C12 की, C12 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, वेरी गुड, ये वाला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है। तो अब इसको काट दो, बचा क्या? यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। सिमिलरली इसको काटा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ये तो आ गए 2x2 के कोफैक्टर्स। बट जितना आसान आप लोगों को अब ये लग रहा है, उससे भी ज्यादा आसान अब ये बनने वाला है। आपको क्या लगा था मैं डिफिकल्ट बोलूंगी? देखो अब लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज द 3x3 मैट्रिक्स? एक ले लेते हैं ये वाली, 1 2 3। ठीक है, ये ले ली मैंने मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जो मैंने ली है, इसमें जब मैं कोफैक्टर निकालूंगी, तो कोफैक्टर निकालने के लिए ना मुझे काफी काम करना है। वो मेहनत कैसे करनी है ये देखो। जब मैं C11 निकाल रही हूँ, C11 ये वाला एलिमेंट निकाल रही हूँ मैं, बेसिकली M11। ये जो हम अभी निकाल रहे हैं, ये माइनर्स निकाल रहे हैं हम। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। M13 कहाँ गया? M31 कहाँ गया? 9 है। अब देखो जब मैं ये एलिमेंट निकाल रही हूँ, या M11 जब मैं निकाल रही हूँ, तो वो कैसे निकालूंगी? देखो ये 1 है, ठीक है, इस 1 को छोड़ दो, बिल्कुल वही करो जो डिटर्मिनेंट में कर रहे थे। इस 1 को छोड़ दो और इसको सॉल्व करो। 5 2 10, 6 8 जा 48, -38 बन गया मेरा यहाँ पे। समझ आया कैसे हुआ? मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको काट दिया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जो भी आया। ठीक है, ये एलिमेंट ये हो गया। अब जब मैं बात करूंगी, ठीक है, अब जब मैं बात करूंगी C1 ये M1, तो M11 मेरे पास कितना आ गया? -38 आ गया। अब मैं बात कर रही हूँ M12 की, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको करो ये और इसको करो ये, तो बचा 2 2 4, -8 3 जा 24, -20 आ गया। ये समझ आया क्या चल रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, अब दोबारा चेक कर लेते हैं। चलो 1 आया तो ये आया, 5 2 10, -6 48, -38 आ गया। ठीक है, फिर इस एलिमेंट को देखो, तो ये क्या बन गया? 2 1 2, -21, -19 बन गया ये। इस एलिमेंट को देखो, 8 4 32, -35, -3 आ गया। ठीक है, अब बात आती है इस वाले एलिमेंट की। इसके एलिमेंट की जब बात करोगे, तो 2 1 2, -21। ठीक है, इस एलिमेंट की बात करोगे तो 8 1 8, -14, -6। ओके, इस एलिमेंट की बात करेंगे तो 6 2 12, -5 3 15, -3। इसकी बात करोगे तो 12 -15, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये और ये जाएगा ना, अब तो 6 -12 -6, और सेम यहाँ गया तो 5 -8 -3। ये टाइप की मैट्रिक्स आ गई। मान लो कोई अभी एक एडजॉइंट वाली है। ठीक है,
ये मेरे सारे माइनर्स आ गए हैं अभी तक, ठीक है। अब बात आती है कि फाइनल एडजॉइंट क्या होगा। द एडजॉइंट ऑफ ए वुड इक्वल टू बी, अल्टरनेट में माइनस का साइन लगाना, देखो i प्लस जे, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, 1 1 2 3 4, यानी अल्टरनेट आएगा ना, यानी यहाँ आएगा पॉजिटिव का साइन तो ये सेम रह गया, यहाँ आएगा माइनस का साइन तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, वहां अगेन पॉजिटिव का साइन सेम रहेगा। अब वहां पॉजिटिव है तो ये देखो ये क्या है, ये 2 1 एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 20, यहाँ प्लस बन रहा है तो ये माइनस का 19 सेम रहेगा साइन, है ना, क्योंकि 2 3 तो यहाँ ऑड है यानी नेगेटिव बन रहा था, इवन आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव यानी माइनस सेम रह जाएगा, सेम ऑड है तो माइनस साइन क्या चेंज हो जाएगा 6 हो जाएगा, -3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 6 और -3, ये समझ आया क्या हुआ, ये अल्टरनेट पे चल रहा है, ये बेसिकली अल्टरनेट पे ये चल रहा है कि भाई देखो -1 की पावर 7 में आती है, -1 की पावर i प्लस जे, अगर ये i प्लस जे हुआ इवन तो -1 की पावर 1 बन जाएगा 1, अगर ये हुआ और तो -1 की पावर ऑड बन जाएगा -1, तो जहां कहीं भी इवन आ रहा है वहां प्लस आ गया, जहां कहीं भी माइनस आ रहा है वहां माइनस आ गया, ऑड आ रहा है जहां पे माइनस आ गया। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोफैक्टर का ट्रांसपोज इज नोन एज एडजॉइंट। अभी ये निकला नहीं है, ठीक है, अभी दिस इज नॉट एन एडजॉइंट, अभी हमने बोला कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये तो कोफैक्टर सब निकल गए ना, अब इसका करना है ट्रांसपोज, तब जाके निकलेगा पूरा एडजॉइंट। तो सबसे पहली स्टेप, अभी स्टेप वाइज भी करेंगे, तो जब आप इसका वो कर लोगे ट्रांसपोज, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो किसी भी एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला स्टेप है फाइंड माइनर्स। माइनर्स कैसे निकालते हो, सेम प्रोसेस एज डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं ना हम, सेम वही प्रोसेस आता है, ठीक है। माइनर्स फाइंड करने के बाद कोफैक्टर फाइंड करो। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके आगे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन को देखकर, उसके बाद लो उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, उस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। ये बेसिक स्टेप्स बने हैं किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने के लिए। सबसे पहले माइनर्स निकालो, माइनर से कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करके फाइनली एडजॉइंट निकालो किसी भी मैट्रिक्स का। समझ आया, इट्स क्लियर। एडजॉइंट जितना इंपॉर्टेंट एडजॉइंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स में फर्क इतना है कि भैया एडजॉइंट निकालने के बाद सिर्फ इतनी चीज और ऐड करनी होती है कि एडजॉइंट निकाल दिया, उसके नीचे उसके डिटर्मिनेंट से सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और कर दो। अब देखना, बात देखना, ये जो डिटर्मिनेंट है वो पूरी एडजॉइंट मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरी एडजॉइंट मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। बेसिकली ये इस टाइप का है, ये एक मैट्रिक्स है और बेसिक ये एक क्वांटिटी आएगी, स्केलर आएगा। तो बेसिकली मैं किसी ना किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से जब मल्टीप्लाई कर रही हूं तो एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो हेंस एडजॉइंट ए के हर एक एलिमेंट जो होंगे वो मेरे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होंगे। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट यही दोनों टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, आगे की सारी डेफिनेशंस वगैरह थी वो सब कुछ हो गई, ठीक है। फॉर एनी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव a into adjoint a equals to determinant of a into, अब सीधी बात है भैया ये n रोड स्क्वायर है तो ये भी, एक तो मैं पेन निकालना भूल जाती हूँ, ये भी n क्रॉस n है, एडजॉइंट बन रही है तो ये भी n क्रॉस n है, फाइनल ये भी तो n क्रॉस n ही बनेगी, तो आइडेंटिटी की मैट्रिक्स भी n क्रॉस n ही आएगी। ये आपको बेटा याद करना है, ठीक है। ये अब जितने भी फॉर्मूलेज आज तक हो गए हैं आपके, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने करना है, क्या नाम दिया था पिछली क्लास में हमने, मैथ्स दिवाली, हाँ ऐसे कुछ था ना। चलो ये आ गई, ठीक है। अब ट्रांसपोज में चाहे आप ट्रांसपोज पहले लेके फिर एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात है। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, अब बच्चे आप पता है क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एक बार के लिए इन प्रॉपर्टीज को ना अपने से प्रूव कर सकते हो, बट आपके दिमाग में ये रहनी जरूरी है। आप प्रूव कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कंसेप्ट, नो इशू, बट जब आप इसको क्वेश्चंस करोगे ना तब आप उतने प्रूफ तक नहीं जाओगे,
आप अब क्या करोगे, ए की वैल्यू कुछ ली आपने, कोई भी मैट्रिक्स ले ली, 2 क्रॉस 2 की मत लेना, 3 क्रॉस 2 की लेना। 2 क्रॉस 2 की मैं मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप 2 क्रॉस 2 की लेंगे ना तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी वैल्यू, क्योंकि एडजॉइंट, सोचो एडजॉइंट निकालना है तो सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है, मेहनत ही नहीं हुई, मतलब ऐसी बात नहीं है तुम फालतू मेहनत करो, पर जो मेहनत जरूरी है, नेसेसरी है, वो करो। तो ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स ले ली। सबसे पहले एडजॉइंट, अब ये मत लेना, कुछ नंबर ले लेना, जो भी नंबर आपको पसंद है वो नंबर ले लेना। फिर एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्रांसपोज निकालोगे, फिर एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे और इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे। ये चीज समझ आई है? एक्चुअली ये चीज समझ आनी चाहिए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आ गया, एक बार ए इंटू एडजॉइंट ए किया तो ये आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, दोबारा करेंगे, देखो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये क्या बन गया, ए की पावर n-2 बन गया, यहीं से आ रही है चीज। जब मैंने वो किया तो ये आया n-1, बेसिकली यही तो है, +1 n-1 ही तो आ गया। इसका डिटर्मिनेंट भी अगर मैं निकाल लूंगी तो, क्योंकि निकाल तो मैं इधर डिटर्मिनेंट रही हूँ, मैंने क्या बोला, अगर मैं इसका इधर पूरा डिटर्मिनेंट निकाल दूंगी तो ये पूरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी ये भी डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ an-1 हो गया। और ऑलरेडी मुझे पता है कि एडजॉइंट ए का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो वो बनता है, तो ये बन गया दोबारा से n-1, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी हैं जो आप करेंगे, एक्चुअली जो आप ही करेंगे, और इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में बैठाना शुरू कर रहे हैं उतना आप लोगों का फ़ायदा है। जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं, जो जो नोट्स वगैरह थ्योरी नोट्स आपको मिल रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन या जब आपको प्रैक्टिस शीट दूँ मैं, तब आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। मैं क्वेश्चंस बहुत ईजी दे रही हूँ अभी शीट्स में, बिकॉज शीट्स देनी है, राइट? जितना कंसेप्ट कर रहे हो एटलीस्ट उतना तो याद हो, उतना तो समझ आए आप लोगों को। शीट्स आर इम्पॉर्टेंट। बट इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स, फिर मैं पेन भूल गई, देखो मैंने मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, इसका मुझे निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ अब जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ अब आप याद भी कर लेंगे, कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं। ये है, यही आता है फॉर्मूला इनवर्स का। पहली बात तो निकाल लो डिटर्मिनेंट, कितना है, 4 - 6 - 2 है, ठीक है, मॉड बोला है। चलो अब देखो यहाँ पे, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट जब मैं इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करूंगी तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कोफैक्टर निकालूंगी। तो यहां बन गया 4, इधर बन गया 2, इधर बन गया 3, इधर बन गया 1, ये चीज आई। नेक्स्ट माइनस का साइन यहां बनेगा, 1 + 1 2, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, और फिर यहां प्लस। क्यों आया ये, 2 + 1 1 + 2, ठीक है। फिर करना है इसका ट्रांसपोज, तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 - 3 - 2 1, ये बन गया एडजॉइंट। फर्क समझ आ रहा है? यही चीज है बस, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके तो जब हम बोल रहे हैं अब डिवाइड करना है किससे, -2 से, तो आंसर क्या आ गया, -2 1 माइनस, मतलब 3/2 -1/2, ये आ गया मेरे पास इनवर्स इस मैट्रिक्स का। अब देखो एक बात समझ आ रही है, जब आप इसका एडजॉइंट निकालने चले थे तो देखो क्या हुआ, ये इंटरचेंज हो गए और यहाँ साइन इंटरचेंज हो गया, समझ आया, डायगोनल्स इंटरचेंज, यहाँ साइन चेंज। बेसिकली ऐसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस कई बार पैटर्न होता है तो हम उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो क्या था, सिंपल सा तरीका था इनवर्स निकालने का। कुछ भी ऐसा था इसमें जो आपको टिपिकल लगे? सीधी बात इतनी आई है कि जब भी आपको इनवर्स निकालना है सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने हैं, माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज उल्टा, माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उससे डिवाइड कर देना है, इनवर्स निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला। तो अगर आपको इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया है तो कोई भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आइए तो भी आप इनवर्स निकाल लेंगे। अब देखो जो हम बोल रहे हैं, ये एक तो मैं ये पेन हमेशा भूल जा रही हूँ, हाँ, एक तो मैं बोल रही हूँ कि ये इनवर्स आ रहा है, इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है ना, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। अब एक बात सोचो, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो गया तो क्या मैं इनवर्स निकाल पाऊंगी? यानी सिर्फ वो मैट्रिसेस जो नॉन सिंगुलर होती हैं
नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स वाला केस आता ही नहीं है, देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. द लाइन इज इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मैट्रिसेस का जो ये है इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. अच्छा, अभी और प्रॉपर्टीज बची हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स है, दोबारा सोचो बेसिकली हो क्या रहा है. ए इनवर्स, अरे ए इनवर्स क्या हो रहा है, यही तो है ना, है ना, सीधी बात आ गई. अगर मैं ए इनवर्स निकाल रही हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन. ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ गई. अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कहाँ पढ़ी हमने, ये जो पढ़ी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन, वैसे उसका वहां कोई जरूरत नहीं थी, वो एन ही बन जाएगा, बट स्टिल बात ये है कि ये हम बोल रहे हैं, देखो डिटर्मिनेंट, अगर मैं इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो बस इतना सा फर्क आएगा कि जो ए का डिटर्मिनेंट था वो उसका डिवाइड में चला जाएगा, जैसा कि यहीं से प्रूफ हो रही है ये चीज. इसका डिटर्मिनेंट हमें कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी n ही बनेगा, n माइनस वन बनेगा, ये ऊपर जाके टोटल n बन जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, सीधी बात, विदाउट एनी बकवास. वही रिवर्सल लॉ जो हमने ट्रांसपोज में किया था, वही रिवर्सल लॉ इज ट्रू एंड एप्लीकेबल फॉर इनवर्स ऑल्सो. ए बी का होल इनवर्स मैं निकालूंगी, बी इनवर्स ए इनवर्स निकल जाएगा. इसको फिर से हम वही रिवर्सल लॉ बोल रहे हैं. सेम चीज हमने ट्रांसपोज के बारे में भी की थी. के इनवर्स, अब हम देखो एक बात बताओ, के इंटू ए का होल इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो के तो डिटर्मिनेंट में नीचे ही चला जाएगा ना, क्योंकि ये के क्या होगा, ये के तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मैं क्या बोल रही हूँ, शब्दों पे गौर करो. मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम के इंटू ए निकाल रहे हैं तो ए के हर एक एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी, डिटर्मिनेंट निकालने पे भी वो के की वैल्यू होगी. जब मैं इनवर्स निकालूंगी तो इनवर्स में वो डिटर्मिनेंट ऑफ के नीचे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड हेंस के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. समझ आया. नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज कुछ भी कर लो, पहले ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकाल लो, या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर लो, एक ही बात है. ये चीज अभी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, बी इनवर्स ए बी. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अब जस्ट याद कर लीजिए. अभी हमने सी ट्रांसपोज ए सी वाला एक कंसेप्ट किया था, वैसा ही कुछ कंसेप्ट है. जैसे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है हमको. अब बात आती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ये पता है हो क्या रहा है, ये बेसिकली चल क्या रहा है. मैट्रिसेस की नीड क्यों आई, व्हाई डू वी नीड मैट्रिसेस, व्हाट इज द नीड ऑफ मैट्रिसेस, क्यों आई मैट्रिसेस. मैंने याद है आपको फर्स्ट क्लास जब मैट्रिसेस की हो रही थी तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बुक्स के, आयुष सर के, मेरे, रिया मैम के, याद है आप लोगों को. इतनी टॉफीज, इतनी चॉकलेट्स, इतनी बुक्स वगैरह थी. ठीक है, अब मैंने ये बोला कि कोई भी इक्वेशन मान लो ये है, कितनी बना सकती हूँ मैं ऐसे, कितनी बना सकती हूँ मैं ऐसे, इनफाइनाइट बना सकती हूँ मैं ऐसे. मान लो आप बच्चे, हाँ है ठीक है, मान लो आपने क्या बोला कि हाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको. आपने क्या किया उसके लिए, आपने किया एलिमिनेशन मेथड लगा दिया या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया. ठीक है, 2 थी 3 थी, मान लो 10 दे दी, क्या करोगे, मान लो 10 इक्वेशंस दे दी तो क्या करोगे, तो हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एज दैट. अगर टॉपिक मैट्रिसेस चल रहा है तो आंसर इसके अलावा तो कुछ और नहीं ही होगा, है ना. तो हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे. अब मैट्रिसेस का यूज कैसे करते हैं, मान लो उसने इतने ही दिए, मैंने जो यहाँ जितनी यहाँ लिखी है उसने इतनी ही दी, कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे, 5 5 लिखी है. ठीक है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये सुनो.
जो भी कोफिशिएंट्स हैं, जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 29412 9412, ठीक है, y के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं 2614, z के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 43913, ये आ गए. This is the matrix called A, which is called as coefficient matrix. समझ आया? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स. B जो है या x जो है, बेसिकली x है हमारा वेरिएबल्स के लिए, x y z तीन ही वेरिएबल्स हैं इधर, इक्वल टू, अच्छा यही तो है ना, a कोफिशिएंट x. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यही बनेंगी, करके देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z, यही बन रही है. किसी भी किन्हीं भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हमें मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हम A बोलते हैं, एक हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको ये बोलते हैं. अब यहाँ पे हमने जीरो की बजाय जीरो ना होते तो हम 1 2 3 4, तो हम इसको बोलते हैं B, यानी 1 2 3 4. इसको लिखने का तरीका होता है AX इक्वल टू B. ये चीज समझ आई? इज इट क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं, किन्हीं भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x वेरिएबल और b जो भी उसने राइट साइड में दिए हुए हैं आफ्टर द इक्वल टू साइन. अब ये b के बेसिस पर हमने दो टाइप की इक्वेशंस डिफाइन की है. इफ b जीरो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पूरी जीरो के इक्वल है. इफ b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. समझ आया कि जो b इक्वल टू जीरो है तब उन सबको हम, यानी ax इक्वल टू जीरो तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, और वेन एवर ax इक्वल टू b वाली फॉर्म आ रही है तो हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस. इज इट क्लियर? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इनका होमोजीनियस का एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा इसके पास होगा ना. व्हाट इज ट्रिवियल सोल्यूशन? ट्रिवियल सोल्यूशन होता है whenever x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, जितने भी वेरिएबल्स उसने दे रखे हैं. अब एक बात सोचो, बोल क्या रहे हैं, ax इक्वल टू जीरो है ना, a चाहे कुछ भी हो जाए, अगर x सारा जीरो हो गया, x यानी x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, सारे वेरिएबल जीरो हैं, तो यहाँ तो सारा सॉल्व हो ही जाएगा ना, यहाँ तो सारे जीरो आ ही जाएंगे, वो तो हमेशा ही सोल्यूशन है उसके लिए. इज इट क्लियर? ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है जो सोल्यूशन ऑलवेज हमेशा एग्जिस्ट करता हो, जैसे ax इक्वल टू जीरो में है, राइट हैंड साइड जीरो आनी है. ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्स वाई जेड ये जो वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स है वो पूरी की पूरी अगर जीरो हो गई, राइट हैंड साइड तो अपने आप जीरो बन जाएगी. यहाँ पे इसकी जगह x की जगह जीरो पुट करो, y की जगह जीरो पुट करो, z की जगह जीरो पुट करो, आंसर तो जीरो आ गया, हेंस इट इज अ सोल्यूशन. उसको बोला जाता है कि वो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी होमोजीनियस मैट्रिक्स का ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है. अब एक बात सोच रहे हो, अगर यहाँ पे ax इक्वल टू b कुछ दिया होता, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 3 दिया हुआ है, क्या इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन है? नहीं, इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है ना. वाई? क्योंकि देखो, अगर मैंने x की वैल्यू जीरो पुट कर दी, y की वैल्यू जीरो पुट कर दी, z की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो जीरो इक्वल टू 3 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. हेंस जो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं इनके पास ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होता, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उनके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है. अब एक बात सोचो, हमने बोला ax इक्वल टू जीरो और ax इक्वल टू b. हम बात करने वाले हैं इन तीन केसेस की, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट वो होते हैं जिन इक्वेशंस के पास सोल्यूशन होता है, हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उनको बोलते हैं व्हेन दे हैव सोल्यूशन. अब हैव सोल्यूशन में चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, बट सोल्यूशन तो है ना, तो दैट आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सिस्टम. इनकंसिस्टेंट सिस्टम उनको बोला जाता है जिनके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अभी हम केस करने वाले हैं. व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, then it is called as inconsistent system of equations. Okay? अब बात आती है कि हमने बोला ax इक्वल टू जीरो में x इक्वल टू जीरो जो है ट्रिवियल सोल्यूशन ही तो है. a तो चाहे कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर, a से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है अब, है ना. तो यूनिक सोल्यूशन जब a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देखो a भी जीरो है, x भी जीरो है, तो कोई मतलब नहीं बना है उसका, ठीक है, तो फिर तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही कर रहा है.
हम बोल रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब भी ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो, उसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और इकलौता सोल्यूशन होगा। ax इक्वल टू बी में कम ही केसेस होते हैं, सॉरी ax इक्वल टू जीरो, इस वाले में तो हम इसका तो मैटर ही नहीं करता ना, ए वाले का, ए का डिटर्मिनेंट तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि x जीरो बन रहा है, और अगर x जीरो बन रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो वो तो सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि अगर x जीरो है तो ax इक्वल टू जीरो के पास हमेशा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है ax इक्वल टू बी के पास। ax इक्वल टू बी के पास, बी के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, वो तीन कंडीशंस हैं ये क्या, ax इक्वल टू बी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास, क्या, ए नॉन जीरो, देखो दो चीजों में रिलेशन है, क्या, एक तो ए में और एक एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी में। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सीधा यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन तब आती है जब ए का डिटर्मिनेंट जीरो है, ये जीरो हो गया, अब उसके बाद ये नॉन जीरो है तो मेरे पास नो सोल्यूशन, और ये भी जीरो आ गया, यानी ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो यानी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगे मेरे पास। हम इसके जब एग्जांपल्स करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है, बट अभी रिलेट करने के लिए ये है कि ये तो ठीक है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो एक ही सोल्यूशन बनेगा कि एक्स एक्स जीरो बन जाए, या जो भी यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। नो, ये हम वो उसकी बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू बी की, एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस पहले ही कंप्लीट हो चुका कि इट विल ऑलवेज हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ax इक्वल टू बी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, a का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हमारे पास दो केस आते हैं, पहला केस की एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉन जीरो, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन, अगर ये दोनों टर्म जीरो है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कंसेप्ट समझ आया? देखो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ गाइस, जितना आपको पढ़ना है उससे ज़्यादा आपको एंजॉय करना है, ठीक है। आपकी दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं या पढ़ चुकी हैं जो भी है, इसके बाद ये आपका शायद ये आपका लास्ट लेक्चर है जो दिवाली से पहले आपका आएगा, है ना। तो हैप्पी दिवाली। अभी आप पहले वहाँ जाके घर जाके दिवाली मना के आइए, लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मनाइए, उसके बाद हम यहाँ पे दिवाली मनाएंगे, ठीक है, मैथ्स वाली दिवाली जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ओके। जो एंजॉय योर फुल ऑफ हार्ट, ठीक है, पूरा खुले दिल से एंजॉय कीजिए और बहुत मज़े कीजिए, ओके। थैंक यू, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।